हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, एमपी के ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। जो भी इस लेक्चर को पहली बार देख रहा हो, इसके पहले आपके 50 क्वेश्चन लेक्चर वाइज एक एक पार्ट 1, 2 करके अपलोड किए गए हैं, वो आप वॉच कर सकते हैं। देखिए, आप एमपी थ्योरिकल तो पढ़ते ही हैं और कंटिन्यू पढ़ें भी उसे, लेकिन यदि उसके साथ साथ आप हमारे ये लेक्चर कंटिन्यू देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा और बहुत मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? ऑप्शन फर्स्ट है बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, विंध्याचल श्रेणी और इसके बाद मालवा का पठार। इस प्रश्न पर चर्चा शायद लास्ट में भी हो चुकी है कि जो आपका दक्कन का ट्रैप है, जो दक्कन ट्रैप, ये टर्शियरी की चट्टानें हैं, ये आपके मालवा के पठार में पाई जाती हैं। ये पहले लेक्चर में भी था और शायद थर्ड में भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी हो चुका है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो विभाजन है वो कितने भागों में है? 3 भागों में है। यदि हम पश्चिम की तरफ देखें तो यहाँ पर राजपीपला है, उसके बाद महादेव पर्वत श्रेणी है और उसके बाद सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, जहाँ से अनूपपुर से आपकी अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1350। याद होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, सोनसर, सकोली व चिल्पी किस चट्टानी क्रम से संबंधित है? पहला है आर्कियन, सेकंड है धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा आपको मैंने लास्ट लेक्चर में की थी कि जो सोनसर, सकौली और चिल्पी हैं, ये चट्टानें आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और इन्हें यदि हम देखें तो ये कहाँ पर मिलती हैं? बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। इनमें मुख्यतः आपकी सोनसर, सकौली और चिल्पी श्रेणियों के प्रकार पाए जाते हैं और यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? देखिए, भांडेर, कैमूर, ये हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि भांडेर, कैमूर ये सब आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो उस रेंज में ही आपके भांडेर नीचे की ओर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के विभाग हैं? ये हैं विंध्याचल के। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, राजपीपला, महादेव, मैकल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? अभी शुरुआत में मैंने चर्चा की कि जो सतपुड़ा श्रेणी है वो आपके 3 भागों में विभाजन है, राजपीपला, महादेव और सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? यहाँ पर पूर्वी पठार की बात की गई है। जो ये वाला मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर मवेशी भी बहुत अधिक पाए जाते हैं। मैंने आपसे चर्चा की थी पिछले लेक्चर में कि यहाँ पर चरागाह, चूँकि यहाँ जंगली एरिया बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर चरागाह बहुत अधिक मात्रा में, इस कारण मवेशियों की जो जानवर हैं सबसे ज़्यादा संख्या आपकी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। और इसे हम किस पठार के नाम से जानते हैं? वो है आपका बघेलखंड का पठार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो आपकी राजस्थान से आती है और इसके आगे ही हम चलें तो ये आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला है। इसके बीच में एक गैप भी है, यहाँ पर बीच में स्पेस है। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये आपका यहाँ मालवा वाला क्षेत्र पड़ जाता है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली और विंध्य के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार, ये शुरुआत में चर्चा हुई है इस पर। मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये आपका 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट है। और यदि उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। तो इसका दोस्तों पूर्वी देशांतर पूछा गया है, ये ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यहाँ पर संयुक्त जर्मनी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त जर्मनी। जर्मनी के यदि क्षेत्रफल की बात करें तो जर्मनी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से कम पड़ता है। बाकी कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों के क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से अधिक हैं, अधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं ये। चलिए दोस्तों फटाफट से आगे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। गंगा और महानदी के बीच जल द्विविभाजक किसका भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का, मैकल का पठार, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। देखिए यहाँ पर गंगा और महानदी के जल विभाजक को यदि हम यहाँ पर देखें तो ये आपके बघेलखंड, ये जो क्षेत्र है आपका अनूपपुर, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर ये बघेलखंड के अंतर्गत ही आ जाता है आपका। पठारों की चूंकि यहाँ बात की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? धारवाड़ चट्टान समूह, आद्य महाकल्प, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें मध्य प्रदेश में आद्य महाकल्प की हैं। किसकी हैं? आद्य महाकल्प की हैं। बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि पहले जो ऐतिहासिक इमारतें यानी जो हजारों साल पहले जिन इमारतों का निर्माण हुआ उनमें कौन से यानी किस प्रकार की चट्टानों का वहां पर प्रयोग किया गया? ग्वालियर, दिल्ली, आगरा की कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। इसका यदि आंसर देखें तो इसका राइट आंसर होगा पुराना समूह। जो पुराना संघ समूह है उसमें ही एक चट्टानें होती थी। इसका एक भाग कोडप्पा समूह आपका छत्तीसगढ़ में भी है, विंध्यन समूह में भी है, ये भी इसके भाग हैं। तो ये सभी आपके पुराने संघ समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो ऐतिहासिक इमारतों में प्रयोग किया गया पत्थर था वो था आपका पुराना समूह का। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच, देखिए नर्मदा सोन घाटी और अरावली श्रेणियों के बीच, यहां क्योंकि अरावली आपकी राजस्थान से आएगी, के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बघेलखंड, ऑप्शन बी मैकल श्रेणी, ऑप्शन सी पूर्वी सतपुड़ा या मध्य उच्च प्रदेश।
हमने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो हिस्सा था वो किसका था, मध्य उच्च प्रदेश का था, जिसमें आपका मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा सतपुड़ा की श्रेणियां, तो ये सभी आपकी नर्मदा सोन घाटी और यहाँ से ये आपकी अरावली श्रेणी आ जाती है, तो ये आपका मालवा के पठार के अंतर्गत आ जाएगा और मालवा का पठार आपका मध्य उच्च प्रदेश वाले हिस्से में पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, कैमूर श्रेणियां किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विविभाजन का कार्य करती हैं? यमुना तथा सोन, सोन तथा हिरन, सोन व नर्मदा, वेयरमा तथा सोनार नदी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये फटाफट से आंसर देना है। कैमूर श्रेणियां, देखो कैमूर भांडेर ये आपके पूर्वी वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर नीचे की ओर ये रीवा ईवा का क्षेत्र इसमें आ जाता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर यमुना और सोन का विभाजन है। अब ये विभाजन कैसा है, सोन आपके अमरकंटक से निकलती हुई उत्तर की ओर निकल जाती है और जाकर के सीधी किस में मिलती है, ये मिलती है गंगा में। और यमुना नदी आपकी एक प्रकार से इस जितनी भी आपकी उत्तर की ओर नदियां प्रवाहित होती हैं, चाहे वो चंबल नदी हो या और नदी भी हो, ये आपस में एक दूसरे से मिलती हुई फाइनल जाकर के किस में मिल जाती है, ये यमुना नदी में। तो जो आपकी कैमूर श्रेणियां दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विविभाजन है वो यमुना और सोन नदियों के बीच में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मालवा किन दो नदियों के बीच जल विभाजन के रूप में कार्य करता है? मालवा क्षेत्र बताना है हमें, नर्मदा चंबल, नर्मदा क्षिप्रा, नर्मदा या नर्मदा यमुना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए मालवा का यदि क्षेत्र देखा जाए मध्य प्रदेश में, मालवा का जो ये क्षेत्र है ये वाला हिस्सा, तो ये इस वाले हिस्से में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर जो चंबल है, चंबल आप एक प्रकार से ये कहें कि चंबल जाकर के यमुना में मिलेगी। तो यहाँ पर एक नदी आपकी नर्मदा है, जो बहुत सी नदियाँ निकलती हैं छोटी छोटी, वो आकर के दाईं ओर से और बाईं ओर से नर्मदा में मिलती हैं और नर्मदा जाकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। और यमुना नदी में जो चंबल नदी है वो आपकी जाकर के किस में मिलती है, यमुना नदी में। तो जो मालवा की प्रमुख नदियां हैं, देखिए यहाँ प्रमुख नदियों की बात होती है, कोई कोई इसमें आंसर ए भी लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है आपका नर्मदा और चंबल, इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सर्वदा खनिज कौन से चट्टान समूह में मिलते हैं? ऑप्शन ए आद्य महाकल्प, धारवाड़, पुराना समूह, गोंडवाना। धारवाड़ समूह यदि हम देखें तो कहाँ पर पाया जाता है, बालाघाट छिंदवाड़ा में। और खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, बालाघाट में ही मिलते हैं, है ना। बालाघाट तांबे की जो खान है मलाज खंड, वो आपकी सबसे फेमस है बालाघाट में। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक खनिज कौन सी चट्टानों में मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। चलिए दोस्तों फटाफट से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, लम्हेरा हिल्स कहाँ हैं? फटाफट से आपको आंसर बताना है, पचमढ़ी में, रायसेन में, जबलपुर में या विदिशा में। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, लम्हेरा हिल्स कहाँ पर है, लम्हेरा हिल्स आपका जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 6 जिले, 8 जिले, 10 जिले या 13 जिले। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की सीमा से जो मध्य प्रदेश के जिले लगते हैं उन जिलों की संख्या कितनी है, 10। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा,
मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? 8 जिले, 12 जिले, 13 जिले या 14 जिले? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा तथा सिंगरौली, ये आपके किसको साझा करते हैं? ये करते उत्तर प्रदेश को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। महाराष्ट्र के जिले बताने हैं और छत्तीसगढ़ के बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो महाराष्ट्र के जिले मध्य प्रदेश को छूते हैं उनकी संख्या 9 है, और जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं मध्य प्रदेश को छूते हैं उन जिलों की संख्या 7 है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 और 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। देखिए, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो छूते हैं मध्य प्रदेश के, वो कौन सा राज्य है जिन्हें मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिससे सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है? वो है आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे कम सीमा किससे साझा होती है? गुजरात से। ठीक है, याद रखना है, गुजरात से केवल 2 ही जिले झाबुआ और अलीराजपुर की ही सीमा रेखा है वहां पर, और सबसे अधिक किससे है? उत्तर प्रदेश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। ये दोस्तों विवादित है, कभी कभी 17 दिखाई देता है और कभी कभी 18 भी है आंसर इसका, लेकिन यहाँ पर हमें 17 दिया है, 18 नियरेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें मंडला जिला कभी कभी शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ को ऐसे जो 2011 में जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार बताया गया था कि मंडला की सीमा आपकी छत्तीसगढ़ को छूती है, लेकिन यदि आप मैप में देखें तो वहाँ आपको दिखाई नहीं देता। तो ये डेटा कभी कभी विवादित रहता है। चूँकि यहाँ 18 ऑप्शन नहीं है तो 17 लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिला युग्मों में से उसे छांटिए जिनकी सीमा रेखा 1 से अधिक राज्यों को छूती है। देखिए, बालाघाट की यदि हम यहाँ बात करें तो बालाघाट आपका छत्तीसगढ़ को भी और महाराष्ट्र को भी छूता है। यदि झाबुआ की बात करें तो झाबुआ राजस्थान को भी और गुजरात को भी छूता है। इसके बाद बालाघाट तो हो गया, झाबुआ भी हो गया। मुरैना की यदि बात करें तो मुरैना उत्तर प्रदेश को भी टच करता है और आपका राजस्थान को भी टच करता है। शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सीधी में सूर्योदय 1/2 घंटे पहले होगा। देखिए, सीधी यहाँ पर आपका पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पूर्वी। और झाबुआ यहाँ पर कौन सा है? पश्चिमी है। तो सबसे पहले उदय कहाँ पर होगा? पूर्व में ही होगा। और ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि पूरब और पश्चिम में सूर्योदय या समय का जो अंतर है वो कितनी मिनट था? 34 मिनट, आपको याद हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि सीधी में जो सूर्य उदय होगा वो आधे घंटे पहले होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा,
भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है विंध्यन शैल का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रैप का, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मालूम होगा। मध्य प्रदेश वैज्ञानिक दृष्टि से किस लैंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, पहले समझा चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? देखिए गोंडवाना लैंड और गोंडवाना इसमें अंतर है। नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। यहाँ एक प्रकार से गोंडवाना वंश को भी समाहित किया गया है और ये MPPSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है गोंडवाना क्षेत्र। यदि हम यहाँ दक्षिण और पूर्व की ओर एक नज़र डालें तो आपको वहाँ गोंडवाना वंश मिल जाएगा और गोंड वंश ही था जो गोंडवाना पर शासन करते थे। और गोंड वंश की अगर प्रमुख शासकों में देखें तो संग्राम सिंह थे, रानी दुर्गावती थी, शंकर शाह थे। ये आपके मंडला के आसपास तक ही सीमित था। मंडला क्षेत्र भी आपको पता है और अगर नक्शे में आप देखें तो दक्षिण पूर्व का हिस्सा आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? देखिए चंबल घाटी का जो बहाव है, चंबल नदी का जो बहाव है, एक प्रकार से गड्ढे करना। आपको याद भी होगा कि गड्ढों के नाम से कौन सी मध्य प्रदेश में नदी जानी जाती है, तो वो है आपकी या डाकू बीहड़ नदी। तो वो आपकी चंबल नदी जो है एक गड्ढे टाइप के उसमें होते हैं और एक गली टाइप की बनाती जाती है। भूमि का बहुत अधिक कटाव होने के कारण, अपर्दन होने के कारण वहां एक गली नुमा आकार हो जाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, अमरकंटक स्थित है, बहुत पॉपुलर है और बहुत कठिन क्वेश्चन भी है ये। तो इसका राइट आंसर आप लोग ही बता दें, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अरावली और विंध्य अभी अभी बताया, अरावली राजस्थान से आएगी, उसके बाद विंध्य है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार, क्योंकि यहाँ एक गैप पड़ता है ना मालवा के पठार में, अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। इसका आपको फटाफट से राइट आंसर बताना है। भारतीय मानक समय जो आपको पता है 82/2 डिग्री इलाहाबाद के पास से जो गुजरती है, तो उसके पास सबसे पास में क्या पड़ेगा? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। यदि हम इसमें देखें तो सबसे पास जो पड़ेगा वो पड़ेगा रीवा जिला, क्योंकि ये सबसे पूर्वी हिस्सा है और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से से ही आपकी जो ये मानक रेखा है गुजरती है और सबसे पास पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको ऑब्जेक्टिव सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आपको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर, मैथ के और MPG के थ्योरी आपको मॉर्निंग टाइम में मिलेगी और आपको MP का ऑब्जेक्टिव सेशन और इसके साथ साथ आपके वर्ग 3 या CTET या UP TET के लिए शिक्षण शास्त्र का ऑब्जेक्टिव सेशन, साइंस का ऑब्जेक्टिव सेशन और पंचायती राज का ऑब्जेक्टिव सेशन, ये आपको तीनों रात 9 बजे से 11 बजे के बीच जो भी समय निर्धारित होगा, क्योंकि हर वीडियो की अपनी टाइमिंग के अनुसार उसको प्रीमियर में लगा करके अपलोड कर दी जाएंगी। आप आराम से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते साथ साथ लेटे लेटे मोबाइल पर कर सकते हैं बिना परेशानी के, और ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत सपोर्ट करेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।